हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, आप लोगों के एसटेट की एग्ज़ाम अब तो डेट क्या बहुत नियर है। विद इन 3 डेज आप लोगों का एग्ज़ाम है। और बिकॉज मैंने आप लोगों के कोर्स में सारा कोर्स कंप्लीट करवा दिया, रिवीजन भी करवाए हैं, इवन रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे भी गिवन है। फिर भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम फिर से एक बारी हल्का सा क्रिस्प एक रिवीजन करवा दीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बन जाए। सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है बच्चों, बाकी आप लोगों ने कंटेंट किया है और बहुत सारे बच्चों ने जो मॉक टेस्ट है वो भी दिए हैं। आप लोगों को बस ऐसा लगता है कई बार लास्ट में एक बार टीचर सारा सिलेबस को गो थ्रू करवा दे, थोड़ा बोल दे, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें सब रिवीजन हो गया है। तो सिर्फ इसी चीज को आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैराथन है, जो कि आप लोगों को मैंने डिसाइड करा है कि 3 डेज तक कंटिन्यू आएगी। आज आप लोगों के बीएससी का यानी जो बिजनेस स्टडीज का आप लोगों का 12th वाली जो एनसीईआरटी है वहाँ से जो आप लोगों का सिलेबस है स्टेट में यूं की यूं वहाँ से वो चीज़ कवर करवाइए जो पार्ट ए को कवर करता है आप लोगों का। ठीक है, तो वो करवा रही हूँ, साथ में कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगी मैं आप लोगों को। या एमसीक्यू में आप लोगों को अगर मैराथन बहुत लंबी नहीं हुई तो मैं खुद करवा दूंगी, अदरवाइज आप लोगों को सोल्व करने के लिए दे दूंगी ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और लास्ट में आपको आंसर की भी मिल जाएगी, राइट, सोल्ड आंसर की। तो आप लोगों के लिए पूरी रेडी हूँ मैं। विद इन 3 डेज आप लोगों का रिवीजन होगा। जो सेकंड जो आप लोगों की मैराथन होगी वो अकाउंटेंसी बेस्ड होगी, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ बीएसटी पढ़ने से यानी बिजनेस स्टडी वाला जो पोर्शन है वो पढ़ने से कई बार आप लोगों के उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग अच्छे से पढ़ें। जो अकाउंटेंसी वाला पोर्शन है उसके लिए मैराथन में कल लेकर आऊँगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जहाँ जहाँ से जो आप लोगों के बेसिक वाले क्वेश्चन है जो ठीक हो सकते हैं वो ठीक भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस मैराथन को अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले एक बार देखें, 2 बार देखें, तो देखिए। और आप लोगों का मैं बोलूँगी अगर आपने ये मैराथन अच्छे से देखी है और आपने पहले थोड़ा भी पढ़ा है तो आप लोगों के इन 3 मैराथन से ही जो कॉमर्स वाला सिलेबस है उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। अगर आपने लास्ट के कीमती समय को मेरे साथ बिताने के लिए डिसीजन लिया है तो मुझे पता है इस टाइम आप लोगों का समय बहुत बेहद कीमती है और मैं यकीन करो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब मैंने कुछ माइंड मैप्स के थ्रू आप लोगों का रिवीजन कराने की सोची है, मैंने बहुत क्रिस्प माइंड मैप बनाए हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू, बट ये है इंग्लिश में। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आप ये ना सोचें कि मैम तो इंग्लिश में दिख रहा है ये पूरा कंटेंट ये वो। तो प्लीज़ आप लोग साथ में चाहे हिंदी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पूरा बाइलिंगुअल ही वर्ड्स का यूज़ करके और ये बताऊंगी डायरेक्टली कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो आप वहाँ पे आंसर सच में टिक कर पाएंगे अच्छे से। और मुझे लगता है कॉमर्स में कोई हिंदी मीडियम नहीं होता है, सबको बाइलिंगुअल ही आता है सारी चीज़ें। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों की जर्नी अच्छी जाए और आप लोगों को इस टाइम एस्टेट क्लियर हो जाए ताकि हम एचपीएससी में फिर से मिलें और एचपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करें और आगे भविष्य में पीजीटी टीचर आप लोग होंगे, राइट। तो आप लोगों का पार्ट ए में जो सिलेबस मैंने खोल के रखा है अपने टेबल पर, तो आप लोगों का जो पार्ट ए है उसमें जो सिलेबस में आप लोगों का यूनिट नंबर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 आप लोग चैप्टर लगा सकते हैं, जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप लोगों के। और जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन आता है मैं पूरे माइंड मैप में आपको टिक करवाती चली जाऊंगी। आप उन उन कंटेंट को भी कर जाएंगे ना जो मैं टिक करवा रही हूँ और जो मैं बिल्कुल मतलब एकदम जोर दे के पढ़ा रही हूँ, उसको भी आप कर जाएंगे तो आपका कॉमर्स वाले पोर्शन में आराम से आप लोगों के 60 में से 40 से ऊपर आ जाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू माई डियर बच्चों। और मैं सच बताती हूँ इस टाइम मेरा टाइम भी बहुत बेहद कीमती है। मेरे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, दैट्स वाई मैं आप लोगों से बहुत टाइम तक विद इन मतलब लाइक आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम हो गया मेरी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आई थी। बिकॉज कोई मेडिकल इमरजेंसी थी नहीं, बल्कि है भी कुछ, ठीक है, घर में। तो लेकिन फिर भी मेरे बच्चों ने मेरे को इतने दिल से पुकारा है कि बोला है कि मैम लास्ट में प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए।
तो मैं ये लेट नाइट समझ लीजिए आप लोग। तो लेट नाइट आपको ये मैराथन मिलेगी और आप शायद कल मॉर्निंग में इसको देख पाएंगे। तो माफ़ी चाहूँगी बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों का हाथ भी नहीं छोड़ सकती हूँ। बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी। मैंने बेशक से सिलेबस करवा दिया था, लेकिन एक रिवीजन बनता है क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मुझसे आता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद ये चीज़ आई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा कई बार क्या होता है, टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मेरे लिए भी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात देखो, बेटा आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों से एस्ट्रिक्ट में जितने बाहर भी पूछा गया है, वो हमेशा ये पूछा गया है व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एस्टेट की अपनी एक खासियत बात है कि वो क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीट करता है। तो अगर आप, मैं बोल रही हूँ आपको, 3 दिन भी अगर मेरे साथ और मेरी दी गई मैराथन्स को देख जाएंगे, आप याद करेंगे। पिछली बार भी बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम आप लोगों, आपकी डायरेक्टली वीडियो से क्वेश्चन आए हैं, तो आप शायद 3 दिन बाद देखेंगे तो बोलेंगे कि इस वीडियो से ये वाला क्वेश्चन आया है मैम, राइट। तो ये मेरी तरफ से हेल्प लगा लीजिए, और मेरे जितने भी कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो है ही। ठीक है, तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ऐसे करके लिखा आएगा। व्हाट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन होएगा, ठीक है, ऐसे प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी कोऑर्डिनेशन। तो आंसर इज, बहुत सारे बच्चों का आ भी रहा होगा, बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। तो आप लोगों को पता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई, क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से उठ के आता है, आप लोगों को ये भी बताती हुई चलूंगी। तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे लिख लेना और याद रखना कि यहाँ से ये क्वेश्चन मैम ने बताया है, आता है ये, राइट। तो अब कोऑर्डिनेशन को, इस टॉपिक को ही हम पहले पढ़ लेते हैं। जब मैंने बोला कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, पहला पॉइंट है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, यानी जितने भी ग्रुप में जो बंदे हैं वो सारे मिलके काम करते हैं, जो मिलके काम कर रहे हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लाता है। ठीक है, फिर है यूनिटी ऑफ एक्शन, ये यूनिटी ऑफ एक्शन है, यूनिटी लाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव है, हर जगह करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, चाहिए तुम हॉस्पिटल है, स्कूल है, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर प्रिंसिपल मैम को ये नहीं पता होगा कि उनको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाएंगी, वो 12th क्लास में चली जाएगी। और बाकी टीचर्स को ये नहीं बताया जाएगा यू आर द क्लास टीचर ऑफ 7th क्लास और यू आर द क्लास टीचर ऑफ 8th क्लास, तो वो सारे क्या हो सकता है सेम क्लास में चले जाए। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मतलब हर चीज को पॉसिबल बनाता है। तो रिस्पॉन्सिबल है, ये कोऑर्डिनेशन किसी एक का काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सभी का काम है। और डेलिब्रेट फंक्शन, बेटा ये कोऑर्डिनेशन क्या है, जानबूझकर किया जाने वाला काम है, जानबूझकर। तो डेलिब्रेट फंक्शन मतलब जानबूझकर किया जाता है, अपने आप नहीं होता है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट्स देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन है, राइट। तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों से ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एस्टेट में, राइट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों का टॉप में कौन कौन आते हैं, मिडल में कौन कौन आते हैं, सुपरवाइजरी में कौन कौन आते हैं। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। टॉप में कौन कौन आते हैं आप लोगों के, मैं साथ साथ बताती हुई जाऊंगी और आप लोगों को मतलब लर्न करवाती हूँ, क्योंकि आप लोग लास्ट में सुन रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्या पता लास्ट में जो सुनी हुई चीजें हैं वही वहीं से क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम में मेरी आवाज आप लोगों के कान में गूंजे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या आप लोगों को क्या याद रखना है, टॉप में कौन कौन आते हैं। टॉप में आप लोगों को पता है सीईओ आते हैं भाई, सीएफओ आते हैं, जो भी आप लोगों के मेन है, जैसे एचओडी आते हैं, राइट। सॉरी एचओडी बोल रही हूँ, ये आप लोगों के जितने भी चेयरमैन है, ये सारे किस में आते हैं, टॉप में आते हैं। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना कि टॉप में कौन कौन आते हैं, मिडल में कौन कौन आते हैं और लोअर में कौन कौन आते हैं। सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल इसको बोल सकते हैं आप लोग, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल,
ठीक है, आप लोग इसको आराम से बोल सकते हो। तो आपको नहीं, ये टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी आएंगे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, तो आप लोगों को आई होप जो रिवीजन कर रहे हैं ना उनको तो ध्यान आ जा रहे होंगे, क्योंकि क्लास से जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो बेटा एक बार जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो आप लोग भी देख के जाएं। तो सुपरवाइजरी और कोऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को, यानी इसको लोअर भी बोलते हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये भी पूछ लेता है कि सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या ऑपरेशन लेवल किसका नाम है, टॉप का, मिडल का या लोअर का, राइट। तो ये लोअर का नाम है, याद रखना है आप लोगों को, ऑपरेशनल और लोअर एक ही है। तो आपसे टॉप का तो आपको पता रहता है कौन नहीं है, मिडल का भी आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेते हो कि मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सारे मिडल में, मैनेजर जो होता है वो मिडल में आता है आपका। और जो ऑपरेशनल या लोअर होता है वो आप लोगों का आता है सुपरवाइजर, फोरमैन, तो आपको ये नहीं पता चलता। तो जो लोअर मैनेजमेंट में आते हैं वो क्या होते हैं, सुपरवाइजरी, सुपरवाइजर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। जो खाली सुपरवाइजर होता है आप लोगों का, अगर दूसरा सुपरवाइजर हो या फोरमैन हो, आप लोगों को ये किस में आता है, लोअर में आता है। तो फोरमैन आप लोगों से पूछ ले जाता है, कई बार इंस्पेक्टर, तो ये किस में आते हैं तो आप लोग पता नहीं लग पाते, तो इसे ऑपरेशन लेवल या लोअर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। तो आप लोग आई होप ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों से पूछ लिए ही जाते हैं, तो एक ये पूछ लिया सुपरवाइजर के अलावा सुपरिटेंडेंट पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो ये भी लोअर का पार्ट है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो ये किसका पार्ट है, टेंडेंट, ठीक है। तो ये भी लोअर का पार्ट है। तो कई बार पूछ लिया गया कि फोरमैन, तो बच्चे ना मिडल का और टॉप का तो देख लेते हैं लेकिन लोअर भूल जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को मैनेजमेंट का टाइप क्या है, साइंस, आर्ट है, क्या है, प्रोफेशन है। साइंस है तो क्यों है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। तो ये वैसे तो पूछा नहीं गया है। अगर आप लोगों से पूछे मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है तो बोथ है, ठीक है, आंसर इज बोथ, ठीक है। तो आर्ट साइंस प्रोफेशन क्यों है ये आप लोगों से वैसे नहीं पूछा जाता है, ये अलग लेवल होता है, तो मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार ये स्टेट से कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, और क्या होते हैं आप लोगों के पर्सनल। देखो बच्चों, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो लास्ट में भी करके चला जाएगा अपना स्मार्ट वर्क, ठीक है। और जो नहीं है वो आप लोग लास्ट में भी ध्यान नहीं दोगे और ऐसे ही गो थ्रू कर दोगे। जहाँ से क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा, तो प्लीज़ आप लोग मार्क कर लीजिएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा, राइट। तो अब ये ना एक इस स्लाइड से क्वेश्चन, मतलब यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल, राइट। तो आपसे ना कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव है या पर्सनल है या ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऐसे बोल दिया जाएगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो तीन है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो चौथा कौन सा होगा, मान लो ये फाइनेंशियल नीड से लिख दिया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है क्या नहीं है, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटू, ठीक है। मैं, मेरा काम है बताना, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हुई आई हूँ और एंड में भी आ ही गई हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो इस स्लाइड से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले उसको सर्वाइव करवाना, फिर प्रॉफिट कमाना और उसका ग्रोथ करना। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी हम सोसाइटी के लिए क्यों बिजनेस ओपन कर रहे हैं। आप भाई बाई चांस सपोज करो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये मेरी एजुकेशनल ऐप है, एप्लीकेशन से मैं आप लोगों से फीस लेती हूँ, तो उसका जो मेरा पर्सनल बेनिफिट है वो क्या है कि भाई मैं अपने फिनेंशियल नीड पूरी कर सकूँ, मैं अपने सोशल और हाइयर जो लेवल के नीड्स है वो, राइट। लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करे पहले, तो फिर प्रॉफिट कमाए और ग्रोथ करे आए दिन, और भगवान की दया से और आप लोगों के प्यार से ग्रोथ कर भी रहा है। और मेन ग्रोथ क्या होती है, स्टूडेंट के बच्चों का रिजल्ट, राइट। तो भगवान की दया से आप लोगों का मेहनत से, भगवान की दया तभी होती है जब आप लोगों की मेहनत फुलफिल होती है, तो मेहनत से भी तो आप लोगों का जरूर ट्रेड क्लियर होगा, बट सुन के जाइएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, तो सबसे पहले काम वो करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, बीमारियां ना फैले आसपास, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें, राइट। तो ये वाले हैं ऑब्जेक्टिव, आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होता है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है तो वो ईजी होता है,
मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऑल परवासिव है, हर जगह होता है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें ऑपरेशन ऑफ वर्क, ऑपरेशन ऑफ पीपल, और आप लोगों ने देखा है इसमें 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है डायमेंशनल में, मल्टी डायमेंशन में। आप लोगों ने पढ़ा है जब डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, तो कई बार कौन सा नहीं है, हमें टेंजिबल फोर्स दे दिया जाता है। टेंजिबल मतलब दिखाई देने वाली चीजें, इंटेंजिबल मतलब टच करने वाली चीजें नहीं होती जो। तो कई बार इंटेंजिबल की जगह टेंजिबल दिया जाता है, तो वो नहीं होता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन आप लोगों से जो आप लोगों के साथ आंख मिचोली खेलता है कई बार टैट में बस वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, बस आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं कई बार। तो इस स्लाइड से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों का 10 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 5 मिनट तो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बात ही करी थी, 10 मिनट वीडियो को चलते हो गया है, तो आप लोगों को 10 मिनट में टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए टेट में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, जो जहां से क्वेश्चन आता ही है ना, उसी चैप्टर्स को मैंने पहले आज की मैराथन में इंक्लूड किया है, जहां से कंपलसरी है 100%। 100 ऊपर वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आता ही है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है। तो प्लीज मैं आप लोगों को वही करा रही हूँ जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए बेटा, मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो देने का पर्पस भी यही है कि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। लाइव लेती तो 70 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते, मैं उनके रिप्लाई करने में लगी रहती, राइट। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाइएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, 2 राइटर हैं इस चैप्टर में। बेसिकली आप लोगों का हेनरी फेयोल सर और एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर, राइट। इन जो हेनरी फ्यूल सर है ना, इन्होंने प्रिंसिपल दिए 14 प्रिंसिपल। इसमें से ये पूछा जाएगा हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए यहाँ से क्वेश्चन आएगा और फिर भी आप याद नहीं करके जाते, ये किसका फॉल्ट है? ये आप लोगों का फॉल्ट है, जो आप लोग टीचर की बात टाइम पे नहीं सुनते हो, राइट। तो अभी भी बता रही हूँ एंड में कि आएगा क्वेश्चन, तो प्लीज पढ़ के जाइएगा, चाहे ट्रिक बनाओ चाहे कुछ भी करो, बट ये 14 के 14 आप लोगों को लर्न होने ही चाहिए अगर आप टेट देने जा रहे हैं तो। डिवीजन ऑफ वर्क पहला, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको नंबर वाइज याद करना जरूरी नहीं है, कैसे भी याद कर लो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, इस पॉइंट में एक बार टैट ने अटकाया है वैसे ना इसने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को बताया है, लेकिन ना जब आप लोगों से बाई चांस ऑप्शन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हो, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों को ही टिक मारना है। समझ रहे हो, कौन सा नहीं पूछ लिया जाए और सारे दे रखे हैं, तो सेंट्रलाइजेशन को ये सोच लेना ये नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। कई बार ना देखो, आप लोगों से एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ हेनरी फ्योल के कौन से प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे करके एक नहीं होगा वो। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। स्केलर चेन दिया है, ऑर्डर दिया है, इक्विटी दिया है, स्टेबिलिटी और पर्सोनल। देखो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैराथन में कि मैं इनको एक एक को एक्सप्लेन करूं, तो इट्स योर मिस्टेक, क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है बच्चों। ठीक है, रिवीजन सेशन में मैं इनको डिटेल कराऊंगी तो मैं पूरे सिलेबस थोड़ी ना करवा पाऊंगी, राइट। तो ये मैंने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में चीज़ें कराई है मैंने। जिसके पास क्रैश कोर्स भी है, फिर भी आप लोग इनके यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। इट्स ओनली अप टू यू कि आप लर्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो रटने वाली चीज़ें वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, कई बार आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल और टेक्निक दोनों दी है, राइट। हेनरी फ्यूल सर के 14 प्रिंसिपल है टोटल। एफ.डब्ल्यू. टेलर सर है ना, इनके क्या है, इन्होंने प्रिंसिपल भी दी है और टेक्निक भी दी है। तो क्या पूछ लेगा, कौन सी टेक्निक नहीं है, तो यानी प्रिंसिपल एक डाल देगा, बाकी टेक्निक डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कौन सी है और टेक्निक कौन सी है, राइट। तो आपको प्रिंसिपल लर्न हो गए तो ये पता चल जाएगा ये टेक्निक नहीं है। 4 ही प्रिंसिपल है, इसके ज्यादा है ही नहीं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये कहता है साइंस के हिसाब से चलो, ऐसा नहीं है जो पिछले राजा महाराजा करते आए उसी काम को उसी ढंग से करे, राइट। तो ये कह रहा है कि साइंस के हिसाब से चलो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कह रहा है हार्मनी यानी सबको मिलजुल के काम करो, ना कि ऐसे मतभेद करके। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब ये कह रहा है कि मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के काम, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भलाई के लिए काम करो, ना कि अपने भलाई के लिए, पर्सनल भलाई मत देखो।
डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज, कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल है, बाकी टेक्निक है। तो प्रिंसिपल आपको 4 याद है भाई, साइंस नॉट अ रूल ऑफ सम, डिस्क हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। तो बाकी क्या है, वो टेक्निक है। तो आपसे पूछा जाएगा हेनरी वो सॉरी एफ.डब्ल्यू. टेलर की कौन सी टेक्निक नहीं है, तो उसमें से एक प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, बाकी टेक्निक होगी 3, मान लो ऑप्शन ये दे दिए और चौथा दे दिया ये, तो कौन सा नहीं है भाई, वो ही ऑप्शन नहीं होगा चौथा। तो आप लोगों को याद रखना है टेक्निक में फंक्शनल फोरमैनशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल वेज पीस वेज सिस्टम। तो ये है आप लोगों की टेक्निक, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना बताने की बात भी नहीं कर पाते हैं या फिर आप लोगों को रिकैप नहीं हुआ, तो आपने मेहनत करी नहीं, और बिना मेहनत आप लोगों का टेट आज सो क्या कभी भी नहीं निकलेगा, राइट। तो आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का फिक्स है ये बात, या तो यहाँ से एफ.डब्ल्यू. टेलर से या फिर यहाँ से, यह फिक्स है, 100% फिक्स है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर कोई टीचर आपको टैलेंटेड मतलब एक मतलब अलग तरीके से मैं बोल रही हूँ आप लोगों की 100% फिक्स है और फिर भी आप क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो, तो बेटा आप टीचर बनने के लिए मतलब एलिजिबल ही नहीं हो, टेट इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि आप काम करना चाहते ही नहीं है अपने ऊपर, राइट। मैं आपको आप लोगों को सच्चाई कहना चाह रही हूँ, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है, मैं बता देती हूँ वो भी, इस स्लाइड से इस टॉपिक को खत्म करने से पहले, या तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा या तीसरा टॉपिक एक और बचता है, वो मैं बता देती हूँ। देखो यहीं पे बता देती हूँ, एक बारी मैंने इस स्लाइड में तो नहीं लिया हुआ है बट मैं आप लोगों के लिए बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ना इन दोनों टॉपिक से, तो फिर यहाँ से आएगा। देखो ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है ना, इसको डिटेल में पूछ लिया जाता है। लाइक देखो मैं बता देती हूँ इसका डिटेल। फंक्शनल फोरमैनशिप किसकी टेक्निक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर सर की, ठीक है, ये पता होएगा। या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक प्रिंसिपल नहीं है, तो ये दे दिए जाएंगे, पांचवा इसमें से कोई एक दे दिया जाएगा, तो वो नहीं है। तो इनको इन टॉपिक्स को सेपरेटली आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। अब फंक्शनल फॉर्मेटशिप को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, बस इसी टेक्निक को पढ़ना है, बाकी को आप ना भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। इसने ना फंक्शनल फॉर्मेटशिप टेक्निक में एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने क्या करा है, फैक्ट्री मैनेजर को 2 भाग में बांटा है। किसको, फैक्ट्री मैनेजर्स को, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर्स को किसको बांटा है, फैक्ट्री मैनेजर को 2 भागों में बांटा है। कितने को, फैक्ट्री मैनेजर को, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, इंचार्ज बोल लो या डिपार्टमेंट बोल लो, राइट, और एक प्लानिंग, ठीक है। पेन चेंज कर लेते थोड़ा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। एक तो प्लानिंग, एक प्रोडक्शन। तो प्लानिंग में ना इन्होंने 4 बंदे इसमें बताए और 4 इसमें बताए हैं, 4 बंदे इसमें 4 इसमें। तो 4 बंदों का नाम क्या क्या है ऐसे याद कर लो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना मैं वही बोल रही हूँ, आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे से पढ़ने के बाद। इसको इसके 4 बंदे का नाम है, यानी ट्रिक है ये, ग्रीस। तो प्रोडक्शन करते टाइम अक्सर ग्रीस लग जाती है ना, तो ऐसे याद कर लो। तो ग्रीस, जी फॉर गैंग बॉस, जी फॉर गैंग बॉस, आर फॉर रिपेयर बॉस, आई फॉर इंस्पेक्टर और एस फॉर स्पीड बॉस, ठीक है। तो ये याद रख लो, प्रोडक्शन में ग्रीस है, गैंग, रिपेयर, इंस्पेक्टर और स्पीड, ये 4 याद रख लिए। तो ये 4 याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से पूछा जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन सा नहीं है, इसका एक नाम दे दिया जाएगा, 3 ये दे दिए जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने प्रोडक्शन में ग्रीस याद करवाया है उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ, ये डर्ट, डी फॉर डिसिप्लिन, आई फॉर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, आर फॉर रूट कलर, टी फॉर टाइम कलर, ठीक है। डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन, रूट और टाइम। देखो ये प्लानिंग है ना, देखो आप लोग सभी स्कूल में पढ़े हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में पढ़े हो तो डिसिप्लिन करता था कौन, ध्यान रखता था आप लोगों का, पीटीआई। वो क्या करता था, इंस्ट्रक्शन देता था, ठीक है, डिसिप्लिन का ध्यान रखता था, इंस्ट्रक्शन देता था चलो प्रेयर के लिए, रूट बताता था बस कौन सी बस कहाँ जाएगी, और टाइम का भी ध्यान रखता था। तो आप लोग प्लानिंग कौन करता था, वैसे याद रख लो, डर्ट, डिसिप्लिन इंस्ट्रक्ट करता था, रूट बताता था और टाइम बताता था। तो ऐसे याद कर लो आप लोग। तो डर्ट
ट्रिक तो प्लानिंग में है और प्रोडक्शन में ग्रीस है। अगर इस यहाँ ऊपर से इस स्लाइड में से या तो यहाँ से हेनरी फेयोल से क्वेश्चन आएगा, एफडब्ल्यू टेलर, इन दोनों में से कंपैरिजन करके पूछा जाएगा एफडब्ल्यू टेलर का कौन सा नहीं है या हेनरी फेयोल सर का कौन सा नहीं है, और अगर यहाँ से नहीं बनता है तो फंक्शनल फोरमैनशिप से 100% है। इन 3 टॉपिक से बाहर इस टॉपिक में क्वेश्चन आज तक टैट का नहीं गया है। कितनी बार हुआ? अगर अब भी आप इस स्लाइड को छोड़ के मिस करके जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इट्स योर मिस्टेक नॉट माइन। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पढ़ के जाएं। इन टॉपिक्स को नेचर और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है टेट में तो आप छोड़ भी सकते हैं। आज लास्ट में मैं मैराथन में आपको सिर्फ क्या करवा रही हूँ, जहां से क्वेश्चन बनता है मैं यही करने आई हूँ आज। आप लोगों को डिटेल में मैंने खूब पढ़ाया है। आप लोगों के लिए एक मैराथन भी है पार्ट ए की। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है मैराथन तो मेरे चैनल में जाके विजिट कर ले, किसी बच्चे से पूछ ले, नहीं पता तो मुझे पर्सनली मैसेज कर ले, मैं बता दूंगी आपको। मैराथन भी लगी हुई है, बट मैराथन से कहीं बेटर है आज वाली मैराथन, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, और गिनते जाना आप फिर क्वेश्चन। फिर पेपर में जो बच्चा जो मेरी मान के जाएगा ना वो बस गिनते जाना कितने क्वेश्चन आए हैं मेरे बताए हुए। ठीक है, फिर ईमानदारी तुम्हें भी दिखानी है। अगर मैं आप लोगों के आज यूट्यूब पे एक फ्री वीडियो मैराथन वीडियो में सच बता रही हूँ, इट्स वेरी हार्ड टाइम फॉर मी एंड माई फैमिली, और फिर भी मैं अगर आप लोगों के लिए लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग कैसे भी करके अगर ये वीडियोस बना रही हूँ और मैंने सोचा है कि ये मैराथन मैं ले रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज बेटा मेरे टाइम की, मेरे सेक्रीफाइस की थोड़ी वैल्यू करना। और जब आपका एस्टेट का पेपर हो जाए तो मेरी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको मेरी इस मैराथन से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। देखो एक वो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप लोगों की मेरे प्रति थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मेरे को कभी भी एक झलक में भी अपना टीचर माना है तो मेरी मेहनत बस वहीं पे ही रंग ला जाएगी अगर आपने मेरे को ये बोल दिया थैंक यू मैम। और अगर थैंक यू तभी बोलना अगर मेरी वीडियो से क्वेश्चन दिखे तो आपको, अगर आपको ये लगे कि हाँ मैम ने बताए थे टोटली ये कंटेंट तो यहाँ से क्वेश्चन आया है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मत बताना। ठीक है, यहां से अब ये चैप्टर है तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। ये आप लोगों का सिलेबस में गिवन है और सिलेबस वाइज जा रही हूँ मैं बिल्कुल, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल नहीं भटकाऊंगी। और मेरे प्यारे बच्चों को इतना कीमती टाइम चल रहा है और मैं बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं कहूंगी कि आप ये लोग ये पढ़िए इस टाइम, बस वही स्लाइड बताऊंगी, स्लाइड में उतना ही बताऊंगी जहां से क्वेश्चन आता है, राइट। और ओपन चैलेंज है ये यूट्यूब पे पूरा कि जहां से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वहीं से आया या नहीं मेरे को बताना है। हिंदी मीडियम वालों को भी मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आ रही होंगी। और फिर भी बेटा इतने कम टाइम में मेरे लिए सारे चार्ट्स हिंदी में भी बनाना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही सही समझा, राइट। देखो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट में पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत गलतियां करते हैं, प्लीज आप लोग मत करिएगा ये गलतियां। मैं आप लोगों को बस इतना ही बोल सकती हूँ, ठीक है। और तो बाकी मैं क्या ही बोलूँ अब। देखिए बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे आप लोगों का कोई भी एक बच्चा कोई भी एक बंदा अपने घर में रहता है ना, और उसका इन्वायरमेंट होता है ना, तो घर में रह रहा है, घर का इन्वायरमेंट बाहर का इन्वायरमेंट, ऐसे एक बिजनेस ना पूरी सोसाइटी में उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के कारण पनप रहा होता है। तो जैसे हमारा इन्वायरमेंट है ना, ऐसे बिजनेस का भी अपना एक इन्वायरमेंट होता है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगी ताकि जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो आप लोग ना करें, राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है बेटा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक खुद का इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का और एक बाहरी इन्वायरमेंट, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। प्लीज राइटिंग को इग्नोर करना। तो एक्सटर्नल में ना दो आते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, राइट। तो बच्चे ना माइक्रो को इंटरनल समझ लेते हैं और मैक्रो को एक्सटर्नल। आप लोग प्लीज ये मत समझिएगा, एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो दोनों आते हैं, ठीक है। तो माइक्रो के एग्जाम्पल क्या है और मैक्रो के एग्जाम्पल क्या है या एक्सटर्नल के क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो मैक्रो में आप लोगों के आते हैं ये पेस्टल, ये जो आप लोगों को ये पेस्टल मैक्रो में PESTEL, ठीक है, TEL। P for political, E for economical, S for social, T for technological, E for environmental, L for legal, जो सभी पे एक जैसा इम्पैक्ट डालते हैं। बेटा अगर कोरोना आया
तो कोरोना ने सभी बिजनेस पे इम्पैक्ट डाला ना भाई, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, लेकिन डाला तो सब पे ना। ऐसा तो नहीं है मेरे कपड़ों की दुकान पे डाला बाकी कपड़ों की दुकान पे नहीं डाला। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मैक्रो पार्ट है। तो इसमें से आपको वह क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो मैक्रो से पूछ लिया जाएगा माइक्रो के क्या क्या एग्जांपल है। मैक्रो के एग्जांपल ही पॉलिटिकल, लीगल, सोशल। तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये पेस्टल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, सोशल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल नहीं है, इन्वायरमेंटल नहीं है, लीगल नहीं है। तो मैम कौन सा है, क्या क्या पार्ट है माइक्रो का, मैम ये बता दीजिए। हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, आप लोगों को लिख लीजिए और आप लोगों ने पेपर में क्वेश्चन फिर सही कर लीजिएगा। ठीक है, माइक्रो का कौन कौन सा पार्ट है, सप्लायर्स है, कस्टमर है, सप्लायर सबके अलग अलग होते हैं, कस्टमर सबके अलग अलग होते हैं। तो माइक्रो में कौन से आएंगे, जो हर एक बिजनेस के अलग अलग होंगे। कॉम्पिटिटर्स भी के अलग अलग है ना। भाई कपड़े की शॉप वाले के अलग कॉम्पिटिटर है, मैं पढ़ा रही हूँ मेरे अलग कॉम्पिटिटर है। और मार्केट इंटरमीडिएटरीज, यानी मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज जो नहीं, जो कि मार्केटिंग मध्यस्थ होते हैं। तो ये चारों तो आप लोगों के माइक्रो का पार्ट है, इसको आप लोग याद कर सकते हो कॉस्मिक से। ठीक है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडिएटर, मीडियोकर और सप्लायर, ऐसे याद कर लेते हो। तो माइक्रो के है कॉस्मिक और मैक्रो के है पेस्टल। अब या तो क्वेश्चन यहां से आ जाएगा और या तो एक टॉपिक और है, ये पूछ जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का क्या क्या पार्ट है। ये पूछ लिया जाएगा जितने भी, जो भी आप लोगों का, जैसे पॉलिटिकल का जितने भी, पॉलिटिकल में क्या है, लीगल में जितने एक्ट है वो आ जाएंगे। सोशल में वैल्यूज कल्चर, वैल्यूज कल्चर, राइट, ट्रेडिशन, ये एग्जांपल आ जाएंगे। और इकोनॉमिकल में आप लोगों के सारे जितने भी पॉलिसी वो आ जाएंगे, लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जितने भी इकोनॉमिकली पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल में जितने भी आप लोगों के लाइक टेक्नोलॉजी से चीजें रिलेटेड आ जाएंगी। तो ये आ जाएगी सारी। तो आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखना है। पॉलिटिकल में आप लोगों का, जैसे पॉलिटिकल एक्ट से तहत, जैसे कोई एक्ट, मतलब लाइक कोई पार्टी बदली है, कोई ऐसा हुआ, समझ रहे हो। तो ऐसे याद रखना है बच्चों, आप बीच में मैसेज मत कीजिए, मेरा ध्यान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करे जा रहे हैं। लाइक पॉलिटिकल में आप जितने भी सब्सिडीज है वो देख सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जितने भी टेक्नोलॉजी है उसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सारा एग्जाम्पल। तो या तो क्वेश्चन यहाँ से आता है या फिर आप लोगों के इनके एग्जाम्पल ले लिए जाते हैं, राइट। तो यानी यहाँ पे सब्सिडीज देख सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट का रोल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इससे यही क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। डिमोनेटाइजेशन किस चीज के लिए चलाया गया है, एक बार ही पूछा था बस, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से और इस चैप्टर से आप लोगों का, हाँ एक चीज एक्चुअली मेरे को याद आई, इंपॉर्टेंस आप लोग देख लेना कि बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस जाती है। जैसे मान लो मैं पहले ही भाप लूँ कि जैसे मैंने पहले करा भी है ये, जैसे लाइक एचपीएससी का सब्जेक्टिव हुआ, तो मेरा, क्योंकि बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा जो मार्किंग वाला पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से, है ना। मैंने हमेशा से कॉपी मार्क किया है। तो जैसे सब्जेक्टिव वाला वो आया तो मैंने कॉपी मार्क करी, बच्चों का रिव्यू करा, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छे रिजल्ट आए उनके, तो रिस्पॉन्स किया। तो ये मेरा क्या था, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस थी। ठीक है, उसके बाद तो हालांकि बहुत लोग रिव्यू करने लगे नोटबुक्स को। ठीक है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं इनके उसको। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रट के जाएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है पूरा, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आएगा या इस चार्ट से या इस चार्ट से। बिजनेस इन्वायरमेंट से भी 100% ऑलमोस्ट आता है क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो जहां से आता है वही लिया आज की मैराथन में मैंने, फालतू मैंने लिया ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक रट के जाए। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब किसी एक बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, जनरल मतलब सभी पे। इंटर रिलेटेड होते हैं सारे, जितना भी होते हैं, जैसे सोशल इकोनॉमिक पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजिकल कहीं ना कहीं सोशल पे डिपेंड है, पॉलिटिकल भी। देखो सोशल कैसे डिपेंड है, एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक मैं वही टेक्नोलॉजी यूज करूंगी जो मैं सोशली सोचती हूँ कि ये सही है। ठीक है, मैं वही कपड़ा पहनूंगी, मैं वही चीज खरीदूंगी जो मेरे को लगता है कि मेरे हरियाणवी कल्चर के अकॉर्डिंग फिट होता होगा, राइट।
राजस्थान में कोई भी बंदा मतलब लाइक विलेज में कोई भी बंदा शॉर्ट्स पहन के कोई भी गर्ल नहीं घूमेगी, लेकिन दिल्ली में घूमेगी, क्योंकि उसका सोशल इन्वायरमेंट वैसा है, तो इसलिए उसकी परचेसिंग पावर वैसे ही हो जाएगी, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो कि इंटर रिलेटेड ये कैसे हैं। डायनामिक नेचर, बिजनेस इन्वायरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, डायनामिक है इसका नेचर। अनसर्टेनिटी है, आज बिजनेस कैसा चल रहा है, आज टॉप पे चल रहा है, कल को हो सकता है दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए ना चले। तो डायनामिक है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, बच्चे कॉम्प्लेक्स को भूल जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स है बड़ा ही। इसका ये पता लगाना कि कल क्या इम्पैक्ट रहेगा बिजनेस पे, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। रिलेटिविलिटी मतलब कि भाई मतलब मैं बोल दूं एक तरह का रिलेटिविलिटी का मतलब एक बेसिकली जो अगर आप लोग समझना चाहें, रिलेटिविलिटी मीन्स आप डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि ये वेरी करता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री। हो सकता है हमारे यहाँ शराब पीना या बेचना सही है, लेकिन किसी और कंट्री में गलत हो सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हर एक कंट्री वाइज, हर एक सिटी वाइज अलग अलग हो सकता है। तो रिलेटिविलिटी मीन्स रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, वेरी मतलब डिफर कर सकता है, राइट। तो आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है। बस यहाँ से स्लाइड से यही क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं शॉर्ट में और आप लोगों को क्रिप्स मैनर में रिवीजन करवा रही हूँ। आई होप, मैं एक आर की सोच रही हूँ ये वीडियो बनाने की, फिर भी ज़्यादा जाएगी तो मैं ज़्यादा की भी बनाऊंगी, ठीक है। देखो प्लानिंग, वैसे आप लोग ना बचपन से यानी 12th से पढ़ते आए हो, प्लानिंग ये प्लानिंग वो प्लानिंग ये, ठीक है। फिर भी आप लोग, मैं बोल रही हूँ, आप कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ के जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होता है, ऐसे एक आंसर मतलब मेंटल एक्सरसाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, बाकी आप लोग पढ़ लेते हैं, प्राइमरी फंक्शन है ये वो, ठीक है। प्रोसेस आप लोग पढ़ लें इसको अच्छे से। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रीमाइजेस। हालांकि सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब तो आप समझ लेते हैं, लेकिन डेवलपिंग प्रीमाइजेस का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि प्रीमाइजेस मतलब अजम्पशंस होता है, ठीक है। तो अजम्पशन सेट करना, राइट, तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी मैं इस प्लानिंग को कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लाइक आप टेट देने जा रहे हैं, एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप यूट्यूब पे किसकी वीडियोस पे टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपने इवेल्युएट करा कौन सी टीचर कौन सी मैम अच्छा करा रही है, सपोज करो आपने मुझे सेलेक्ट किया, तो यानी आइडेंटिफाई करा आपने अल्टरनेटिव कितनी मैम करवा रही है, फिर आपने इवेल्युएट करा कौन सी अच्छी करवा रही है, फिर सेलेक्ट कर लिया मुझे और इम्प्लीमेंट करा, मेरी वीडियोस देखी आपने और फॉलो अप करा कि पेपर में क्वेश्चन आए, अरे वाह नीचू मैम ने बोला वो आए, आपके मजे हो गए और आपका टेट क्लियर हो गया, और आज पीएससी मैम दोबारा मिलेंगे और मिलेंगे, आई नो वेरी वेल, जो जिन बच्चों ने पढ़ा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ला ही दूंगी मैं इस वीडियो के बाद, इन 3 मैराथन के बाद, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स क्या है बेटा, प्लान 2 तरीके के होते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग जितने जा रहे हो ना, आई चैलेंज यू गाइस कि अगर आप लोगों को जो 90% बच्चों को ये टाइप्स ऑफ प्लान्स नहीं पता होगा, आप लोगों को प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आते होंगे, इंपॉर्टेंस लिमिटेशन में भी आती होगी, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स नहीं पता होगा। मैं पूछती तो 10% बच्चे ही बता पाते हैं, अगर मैं लाइव क्लास में बढ़ा रही होती इस टॉपिक को। तो इसको पढ़ के जाए, सिंगल यूज प्लान जो एक लाइफ में एक बार ही यूज होगा। लाइक बजट आप बना रहे हैं तो दोबारा दोबारा सेम बजट को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक एक महीना आपके पास 25,000 रुपए है उसमें निकाला है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपके पास कम रुपए हों, तो बजट बार बार बनाना पड़ता है, प्रोग्राम बार बार बनाने पड़ते हैं। आप तीज के लिए आज अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, आप दिवाली के लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे ही एक बिजनेस होता है, प्रोग्राम अलग अलग तरीके से। स्टैंडिंग मतलब भाई, मतलब ऑलमोस्ट एक ही प्लान रहता है हमेशा। लाइक रिसेप्शनिस्ट है कोई स्कूल की, वो बैठी हुई है, तो आप जाएं, आपके पापा जाएं या किसी और के पेरेंट्स जाए, सेम ही बोलेगी हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, आप क्यों आए मेरे स्कूल में, मतलब आई मीन टू से क्यों आए विजिट करने, तो आप बोलेंगे एडमिशन पर्पज है, वो आपको सेम चीज बताएगी, आवर स्कूल इज वेरी टैलेंटेड, आवर स्कूल स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, और हमारा रिजल्ट ये है, हमने ये किया था, मतलब सभी के पेरेंट को वो सेम बात बोलेगी। तो ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती, इसके इनका पार्ट होते हैं। पॉलिसीज बार बार नहीं बनती है, प्रोसीजर बार बार नहीं बताए जाते हैं, और जो मेथड्स हैं वो भी सेम रहते हैं, और रूल्स भी, राइट। तो ये तो स्टैंडिंग प्लान यानी हमेशा स्टैंड खड़े रहते हैं ये, और ये क्या रहते हैं, टाइम के बाद बदलने पड़ते हैं। आई होप बच्चों क्लियर है, ठीक है।
फिर आप लोगों को प्लानिंग से यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस, जरूरी नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आए, यानी प्लानिंग टॉपिक से आप लोगों के फंक्शन से दो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्लानिंग से आए, ऑर्गेनाइजिंग से आए, स्टाफिंग से आए, डायरेक्टिंग से आए, कंट्रोलिंग से आए। डायरेक्टिंग के टॉपिक है लीडरशिप मोटिवेशन, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग वैसे प्लानिंग को भी छोड़े ना, बस 2 मिनट के लिए देख लें, जितना मैंने दिखाया है उतना, राइट। देखिए आप, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, जितना जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में, आज उतना ही रिवाइज करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आता है फंक्शनल और डिविजनल से मोस्टली, या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल से। ये बोलता है कि गॉसिप किसका पार्ट है, गॉसिप, रूमर्स, स्प्रेड, ये किसका पार्ट है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है, ठीक है। ठीक है। फॉर्मल मतलब जब आप किसी स्कूल कॉलेज में जुड़ते हैं, किसी से फॉर्मली जुड़ते हैं। इनफॉर्मल मतलब आप स्कूल सेम कॉलेज में जाते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, वहां पे आपने फ्रेंड बना लिए, तो इसे इनफॉर्मल बोल रहे हैं, इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, राइट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, या तो ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस, तो आप लोगों को पता नहीं होता है, तो वन वर्ड अगर मैं आप लोगों को आंसर करना चाहूँ, अगर आप लोग आंसर करना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सिंपली मतलब ये होता है अपना काम किसी और को देना, ठीक है, समझ रहे हो। जिसे आप लोग बड़े टर्म में डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ते हो, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक, ये डिसेंट्रलाइजेशन एक पूरी प्रोसेस है, जब आप एक काम को नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को आप लोग बांट रहे हैं सभी लोगों के बीच में, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही बंदे के हाथ में पावर है, एचओडी एक ही है, घर का मेंबर एक ही है, उसी के हाथ में देख रेख है, वही सारे डिसीजन लेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे आपके पापा अपनी आपकी मम्मी को भी कुछ काम सौंप देते हैं, आप उनकी ट्यूशन फीस देखो, आप या आप इनका ट्यूशन या स्कूल बच्चे कैसे पढ़ेंगे या कितना पढ़ रहे हैं आप देखो, मैं नहीं देख सकता हूँ, तो ऐसे कुछ ना कुछ ड्यूटीज बांट दिया, तो पूरे डिपार्टमेंट में ये बांट दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, राइट। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैं बता चुकी हूँ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर होती है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, जैसे आपका पापा आपकी मम्मा को डरा के भी ये बोल सकता है कि आपको करना पड़ेगा, ये आपने मतलब ये किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपके पापा पॉजिटिवली भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, आप देख लीजिए, है ना। तो ये पॉजिटिव पावर हो गई। पॉजिटिव पावर मतलब एक तरह का ये हो सकता है, जैसे आईएएस है तो आईपीएस है, उनकी बातों को हर किसी को मानना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी एक पोस्ट है अपनी, राइट। और डराना मतलब कोई आपके गले पे नाइफ लगा के और आपका घर नाम करवा ले, तो ये नेगेटिव पावर हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैंने अगर कोई काम दिया है, सपोज करो मैंने किसी टीचर को बोला अकाउंट्स की आप रिवीजन करवा दीजिए और उन्होंने नहीं करवाई, तो आप लोग उन मैम को थोड़ी ना बोलेंगे, आप तो मुझे बोलेंगे ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट नहीं की जा सकती है, ठीक है। बाकी आप लोग इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, इसकी प्रोसेस जरूर याद करके जाइएगा, प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाता है। प्रोसेस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है ना, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी प्रोसेस रट लीजिएगा, प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। पहले प्रोसेस पढ़ना, बाकी चीज बाद में छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, आइडिया होता है ना तो IDEA, ये स्पेलिंग होती है ना, तो इसका उल्टा कर लो, IDAE कर लो, तो ये इसकी ट्रिक है, इसकी याद हो जाएगी। जैसे I for आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D for डिपार्टमेंटलाइजेशन, A for असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फिर E for एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक बारी पानी पी लेती हूँ। देखो बच्चों, जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं या फिर अदर बच्चे भी हैं जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत ईमानदारी से, तो वो इस रिवीजन वीडियो का बेनिफिट उठा लेंगे, आई नो वेरी वेल। और जिन्होंने बिल्कुल आज पहली बार सोच रहे हैं कि ला भाई मैं कुछ देख लेता हूँ, तो एकदम से तो कुछ लर्न नहीं होएगा बच्चों, एक दो बार वीडियो को देखो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, इतना मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। अगर आपके जहाँ आप लोगों के 30 मार्क्स आने थे वहाँ 40 आ जाएंगे, जहाँ 20 आने थे वहाँ 30 आ जाएंगे, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। स्टाफिंग देखिए, स्टाफिंग क्या है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कई बार ये पूछ लिया जाता है बहुत बारी। मैं बोल लूँ आप लोगों का कि इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या है, ये मेथड पूछ लिए जाते हैं मोस्टली बार।
इस स्लाइड से क्वेश्चन, मैंने बोला मैं आज क्वेश्चन बताने आई हूँ, पूरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करने नहीं आई हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टाफिंग का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू करूँ, तो नहीं बच्चा, क्योंकि ये आप लोगों का एग्जाम टाइम है। मैं यहाँ से आप लोगों को पूरे टॉपिक का इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। मैंने ऑलरेडी पेड कोर्स में एज वेल एज आप लोगों का अनपेड यूट्यूब पे भी काफ़ी बार करवाया हुआ है, पूरा मैराथन डली हुई है, आप लोग विजिट करें, वहाँ देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का पूरा पढ़े, स्टाफिंग प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस रट के जाएं, सिलेक्शन प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, जिन भी बच्चों को ये माइंड मैप वाली पीडीएफ चाहिए ना, तो प्लीज मेरे को बता देना, मैं आप लोगों का ना एक तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी डलवा दूंगी, दूसरा आप लोगों का मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों का बना हुआ है, पेड बच्चों का, बेटा वहां पे भी डलवा दूंगी। राइट, तो आप लोगों को ये जैसे ही मैराथन वीडियो आप लोगों के यूट्यूब पे दिखेगी आपको, वैसे ही वहां दोनों चैनल पे भी दिख जाएगी, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस, वो सॉरी स्टाफिंग प्रोसेस देख लो। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स है। एक तो होता है आप लोगों की टर्म वर्कलोड, वर्कलोड, और एक होता है वर्क फोर्स। ये फिक्स है आप लोगों का, इस टर्म से बहुत क्वेश्चन, बहुत बारी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया। वर्क फोर्स मतलब कितने हैं, वर्क फोर्स का मतलब जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहे हैं। वर्कलोड मतलब कितने रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज की कितनी है। मतलब सपोज करो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट में बता दूं, कि जब आप लोग अपने बिजनेस में लोगों का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, भर्ती कर रहे हो, आई मीन टू से, जब आप लोगों को मतलब स्टाफिंग एक तरह से, मैं मेरे को हिंदी वर्ड का एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें आप लोग पूरे स्टाफ की जितने, कि भाई आप लोगों को अपने काम के लिए कितने बंदे चाहिए, और ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग कितने हैं। सपोज करो आपको काम करवाने के लिए, जैसे आप लोग सोचो, आप लोग सभी मतलब हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो सपोज करो आप लोगों का एक खेत है, और उसमें उसके गेहूं को कटवाने के लिए आप लोगों को 10 लोग चाहिए कम से कम, क्योंकि उसमें पैदावार अच्छी हुई है, क्योंकि वो खेत बड़ा है। राइट, तो आप लोगों को 10 लोग चाहिए, लेकिन आपके पास है 4 अभी, तो जो अभी है ना उसे तो बोलेंगे वर्क फोर्स, यानी एग्जिस्टिंग जितने वर्कर है वो, और चाहिए कितने, 10 चाहिए, तो टोटल वर्कलोड कितने का, 10 का, यानी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये टर्म से पूछ लिया जाता है, तो बच्चे भूल जाते हैं रिक्वायरमेंट कौन सा है, एग्जिस्टिंग कौन सा है। तो वर्क फोर्स मतलब एग्जिस्टिंग वर्कर, एग्जिस्टिंग वर्ड याद रखना, और वर्कलोड मतलब रिक्वायरमेंट। मैंने सीधा टिप पे मारा है आपके, मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, जो पॉइंट के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉइंट के अंदर की बताऊंगी, जो बाहर का प्रोसेस रट के जाना। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसको रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, तो आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव प्रोसेस कौन सी है, तो रिक्रूटमेंट, और नेगेटिव प्रोसेस कौन सी है, तो सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब सभी को ऑप्शन दे दिए, टेट का फॉर्म भरो भाई, स्टेट का फॉर्म भरो, तो जिनने भी बीकॉम एमकॉम कर रखी वो टेट का फॉर्म भर दिया। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका 90 से ऊपर नंबर आएंगे, समझ गए, उन्हीं का टेट क्लियर होगा, तो ये सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब पुराने एम्प्लॉयज को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको नए एम्प्लॉय जो हमने रिक्रूट करे हैं उनसे मिलवाना, उसकी प्रोसेस को ओरिएंटेशन कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, मैंने बता दिया, पुरानों को, पुराने वर्कर्स को नए वर्कर्स के साथ मिलवाना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में देखते भी हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा, मतलब उसको कभी भेजे में नहीं डाला। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है, डेवलपमेंट ओवरऑल चलती रहती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका अप्रेज किया जाता है, मतलब रिव्यू किया जाता है। फिर प्रमोशन किया जाता है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट किया जाता है, और जो नहीं कर रहा है उसको उसको उसके लिए प्लानिंग करी जाती है। फिर कंपनसेशन किया जाता है, तो ये प्रोसेस भी याद रखना। एक सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को रिक्रूटमेंट में बता चुकी हूँ, यहाँ से या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज, देखो बेटा ध्यान से सुनो, इधर देखो, मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, कहीं मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों का क्वेश्चन कटवा दूँ, है ना। देखो थोड़ा सा स्लो कर लेती हूँ। देखो बेटू, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो एक्सटर्नल में देखो कितने हैं, तो अरे समझदारी किस में है, इंटरनल याद कर लो, एक्सटर्नल बाकी सारे। ठीक है,
तो इंटरनल सोर्सेज मतलब देखो बेटा, ध्यान से सुनो, समझाऊंगी। रिक्रूटमेंट मतलब भाई मुझे भर्ती करनी है, यानी मेरे इंस्टीट्यूट में जरूरत है टीचर की। बिल्कुल मैं आप लोगों को हरियाणवी लेवल पे जाके समझा रही हूँ। मुझे जरूरत है किसकी? टीचर्स की। अब मैं क्या करूँ, जितने एग्जिस्टिंग मेरे टीचर है ना ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उनको बोल दूँ अच्छा मैम सर सुनिए, मुझे ना एक इंग्लिश टीचर की और जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, अपने आसपास के कलीग्स को, भाई बहन को बता देंगे हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूट में एक टीचर की जरूरत है, आप चले जाओ इंटरव्यू के लिए, हम मैम से बोल देंगे। तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स के थ्रू मैंने रिक्रूट कर लिया। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब मैं अखबार में लिखवाऊं, मैं पोस्टर छपवाऊं, ठीक है, मैं कॉल करवाऊं, मैं एडवर्टीजमेंट निकलवाऊं, मैं भाई जैसे ये यदुवंशी और ये आरपीएस वाले निकालते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट करूं, मैं कॉलेज में जाके जाके कॉलेजों में जहाँ पे प्लेसमेंट होती है वहां पे जाके बच्चों को इंटरव्यूज लूं, वो मेरी मर्जी है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से रिक्रूट करना, इंटरनल मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उन्हीं का कर लो। या तो मेरा जो मैथ टीचर है उसका ट्रांसफर करके इंग्लिश में कर दूं, क्योंकि उसको इंग्लिश भी अच्छी आती है, या फिर मैं प्रमोशन कर दूं कि जो 11th में पढ़ा रहा था उसको 12th को भी पढ़ा लो। तो इंटरनल मतलब जब बाहर के किसी की हेल्प ना लेके खुद की कर ली, तो ट्रांसफर प्रमोशन खुद की हेल्प ले ली। प्रमोशन ट्रांसफर का अब ये भी पूछ लिया जाता है। ट्रांसफर का मतलब ये होता है बेटा, आप जैसे सपोज करो आरपीएस स्कूल है, भाई देखो मेरे को अभी आरपीएस ही याद आ रहा है, हरियाणा में फेमस भी है। तो आरपीएस की महेंद्रगढ़ में भी ब्रांच है, हिसार में भी ब्रांच है, सपोज करो, मेरे को नहीं पता है या नहीं, ठीक है, महेंद्रगढ़ का पता है बस मुझे। तो हिसार में भी ब्रांच है, महेंद्रगढ़ में भी है, राइट। तो अब महेंद्रगढ़ का जो मैथ का टीचर है वो हिसार में भेज दिया, तो लेकिन है तो मैथ टीचर ही, सेम सैलरी है, तो ट्रांसफर माना जाएगा। प्रमोशन मतलब पहले तो 8वीं का टीचर था, 12वीं का टीचर है, ये प्रमोशन। सैलरी भी इंक्रीज करी है, उसको अच्छा और पढ़ाने का मौका दिया, उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। प्रमोशन मतलब जब उसको ऊपर भेजा गया तो उसको प्रमोशन, जब उसको नीचे पटका गया तो डिमोशन। और जब उसका ट्रांसफर यानी सेम जॉब में ट्रांसफर हुआ है, ना तो उसकी सैलरी बढ़ी है ना कुछ, तो उसे ट्रांसफर बोला जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है तो वो ट्रांसफर होता है, प्रमोशन वर्टिकल होता है। तो यानी वी फॉर वर्टिकल ऐसे हो तो ये तो है प्रमोशन। आप लोगों से पूछ लिया जाए हॉरिजॉन्टल हुआ है तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसफर हुआ है भाई, पहले भी 15,000 ले रहा था, अब भी 15,000 ले रहा है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है 100%। एस्टेट का फेवरेट है ये, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज। अब भी नहीं करके जाओगे ना निकम्मो, फिर नहीं कर सकते तुम एस्टेट पास, ये भी याद रखना मेरी बात। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट है, एचआरएम स्टाफिंग का पार्ट है। तो याद रखना है, ये तो आरपीएस में भी आरपीएससी में भी आया है। तो स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट है, एचआरएम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एचआरएम तो भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना बड़ा है, तो स्टाफिंग उसका पार्ट है, ये याद रखना है। एक इससे ही पूछा जाता है सिलेक्शन प्रोसेस, भाई बस इस स्लाइड से यही पूछा जाएगा, और भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मैं बता दूंगी। यहाँ से 100% मतलब 99% है चांसेस के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। ये सिलेक्शन प्रोसेस, प्रिलिमिनरी वो स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, आप लोगों का एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, यहाँ से ये एक बारी प्रोसेस को देख लेना है। एक ऑन द जॉब ऑफ द जॉब भी पूछ ले आते, कौन सा ऑन द जॉब है और कौन सा ऑफ द जॉब है। तो ऑन द जॉब यानी जॉब में रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब यानी जॉब से छुट्टी लेके, आई मीन टू से जॉब के साथ साथ नहीं ले सकते, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है जो ऑफ द जॉब होती है। बाकी अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, आप जा रहे होते हो कंपनी में, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है, तो ये ऑन द जॉब होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्लाइड से मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ऑन द जॉब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बहुत रेयर चांस है कि मतलब अगर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये प्रोसेस से पूछा जाएगा, बट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 99%, राइट। तो ये भी चारों क्वेश्चन करके जाए। अब आ गया डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट नया। डायरेक्टिंग ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, डायरेक्टिंग में ना, वैसे ही इस टॉपिक से मैं डायरेक्टली आप लोगों से बोलती हूँ हमेशा से, लीडरशिप और मोटिवेशनल थ्योरीज से क्वेश्चन फिक्स है। तो थ्योरीज के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे भी है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं यहाँ पे थ्योरीज डिटेल में बताऊँ तो बेटा ये सही बात नहीं है।
ठीक है, आप वो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके और उस वीडियो को रिवीजन करें। आई थिंक मेरे हिसाब से 45 मिनट्स की वो वीडियोस में मैंने पूरा बताया हुआ है आप लोगों को। मोटिवेशन उसको 2x पे देख लीजिए आप, और मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरीज आप लोगों को पूरी समझ में आ जाएगी, राइट। यूट्यूब पे ही डली हुई है फ्री में ही, ठीक है। तो या तो मोटिवेशन लीडरशिप से थ्योरी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, या स्टाइल से आ जाता है। स्टाइल 3 तरह के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी स्पेयर, ये बताया हुआ है उसी वीडियो में मैंने, सेम में, राइट। तो वहीं से देखें। और आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन, ये जो मैस्लो नीड थ्योरी है, ये यहाँ पे इसलिए चार्ट में लिए है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये थ्योरी वाली वीडियो को नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों ने काफ़ी टाइम हो गया रिवीजन करे हुए तो उस वीडियो को देखें जाके, राइट। ठीक है, फिर बाकी, या फिर इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब जो पैसों के रूप में मिलता है, नॉन फाइनेंशियल जो पैसों के रूप में ना, बल्कि किसी फैसिलिटी के रूप में मिल जाता है। लाइक स्टेटस आप लोगों को मिल रहा है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। आप गवर्नमेंट जॉब इसलिए तो नहीं लगना चाहते ना कि मतलब बस आपको सैलरी मिलेगी, नहीं, आप स्टेटस पर्पज से भी चाहते हैं, है ना। तो आप लोग, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ठीक है। हो सकते हैं ना काफी रीजंस, तो इसी वजह से भी आप लोग चाह रहे हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, और कोई कोई ऐसा नहीं हुआ है कि आवाज नहीं आई है बीच में वीडियो में, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों का डायरेक्टिंग पूरा मतलब बता दिया है। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मैंने बता दिया। जहाँ पैसों का लेन देन हो, जैसे लाइक पैसों के रूप में मिल रहा है, लाइक पे, अलोवेंस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की लिंक्ड, आप लोगों का फिर है प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट के रूप में कोई शेयर मिल रहा है आप लोगों को, तो परक्यूजर्स, ये सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में ये कभी बहुत पुराने जब स्टेट शुरू शुरू हुआ था तब आता था इस टॉपिक से क्वेश्चन। वैसे मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरी से ही आता है आजकल क्वेश्चन, तो प्लीज करके जाइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं बच्चों। कम्युनिकेशन में आप लोगों के सबसे पहले तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूछ ली जाती है आप लोगों से, तो प्रोसेस याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस आप लोगों को याद है क्या, कि कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। एक बार शायद इस चार्ट में नहीं की बना, तो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कम्युनिकेशन की प्रोसेस। देखिए प्रोसेस, सबसे पहले तो एक सेंडर होता है, हाँ हाँ ये रहा ना बेटा, एलिमेंट्स बोल दो इसको, प्रोसेस बोल लो, ये लिखा हुआ है, ये प्रोसेस एलिमेंट एक ही है। सेंडर होता है मैसेज को सेंड करने वाला, फिर उसके बाद मैसेज होता है, फिर इनकोड होता है। इनकोड कौन करता है, सेंडर, ठीक है। मैसेज को इनकोड करना मतलब मैसेज को लिखना। फिर मीडिया, कोई माध्यम यूज करते हैं। फिर डिकोड करता है कौन, रिसीवर। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है डिकोड कौन करता है, तो रिसीवर। इनकोड कौन करता है, सेंडर। फिर फीडबैक और नॉइस हर जगह होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रोसेस से पूछ लिया जाता है। फिर प्रोसेस से नहीं आया क्वेश्चन तो बैरियर से आएगा। क्या क्या मुश्किलें आती है जब आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे होते हैं, कोई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बैरियर मतलब बाधाएं, क्या क्या बाधा आती है। तो बाधाएं कई तरीके की होती है, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। 100% मतलब 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 90% बार ये पूछा गया है कि स्टेटस, स्टेटस कहाँ आता है, कुछ किस टाइप का बैरियर है। पर्सनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है, साइकोलॉजिकल है या सिमेंटिक है। तो स्टेटस कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है। स्टेटस के कारण हम किसी को बता नहीं पाते, कोई हमारा प्रिंसिपल है उससे हम डरते हैं, तो ये वाला जो बैरियर है वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है। पर्सनल बैरियर, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं कॉन्फिडेंस लो है मेरे अंदर, मैं बात ही नहीं करना चाहती, मैं प्रॉपर इंसेंटिव यानी लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव है, इसलिए फियर है कोई, तो ये मेरे पर्सनल खुद की मेरी पर्सनल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर, लाइक मैं पहले ही ना किसी की बात बोलने से पहले खुद ही जज करने लग जाती हूँ, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये बीमारी है, जैसे मान लो आपने किसी से कुछ बोला नहीं है फिर भी आपको कोई जज कर रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सामने वाले में साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, तो इसे साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। लैक ऑफ इंटेंशन, कोई आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। ट्रांसमिशन या पुअर रिटेंशन है, तो ये कोई मतलब आपकी बात सुन के भी रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये पुअर रिटेंशन है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। डिस्ट्रेस, आपके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, तो ये डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल बैरियर। सिमेंटिक, भाषा से संबंधित बुराइयां, भाषा से संबंधित बाधाएं, यानी
आप जो भाषा बोल रहे हो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं उर्दू बोल रही हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप हिंदी भाषी के हैं, तो ये कौन सी बैरियर हो गया? सिमेंटिक। यानी भाषा से रिलेटेड जितनी भी होती है वो सिमेंटिक बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादातर स्टेटस पूछा जाता है, स्टेटस एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है, या फिर सिमेंटिक बैरियर से पूछा जाता है बॉडी लैंग्वेज। टेक्निकल जैगरोन पूछा जाता है आप लोगों से, टेक्निकल जैगरोन, क्योंकि नाम से नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा बैरियर है, तो टेक्निकल जैगरोन कौन सा बैरियर है? टेक्निकल से रिलेटेड, सिमेंटिक भाषा से रिलेटेड है, सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है, तो यही पूछ लिया जाता है या स्टेटस पूछा जाता है, यही है एस्टेट की, बस यही पूछा जाएगा आप लोगों से। मैं बोल रही हूँ इसी चार्ट से बैरियर पूछे जाएंगे या ये प्रोसेस, जो बच्चा समझ लेगा सुन लेगा वो कर जाएगा। ठीक है, कंट्रोलिंग में आप लोगों से, कंट्रोलिंग में पूछा जाता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप या प्रोसेस। ठीक है, कि भाई कंट्रोलिंग एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत बैकवर्ड लुकिंग है। ठीक है, बहुत आर बैकवर्ड लुकिंग है, बहुत बैक में देख कर फिर आगे काम करते हैं, या बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। तो ऐसे करके आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि कंट्रोलिंग is both backward looking as well as forward looking। कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस याद रखनी है, स्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर एक्चुअल और स्टैंडर्ड से, एनालिसिस करते हैं और करेक्टिव एक्शन, प्रोसेस भूलना मत। ठीक है, तो ये याद रखना है, बाकी मैंने बता दिया है कि आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप लोगों का आ गया फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट आप बहुत सारे बच्चों को एक हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन मेरी क्लास वाले बच्चों को नहीं ये हार्ड टॉपिक लगता, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफी बार करवाया भी, रिवीजन भी करवाया, मॉक भी दिलवाए हैं, मॉक में भी क्वेश्चन डलवाए हैं और टॉपिक वाइज भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है आप लोगों का 100% है स्टेट में कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, आपसे देखो क्वेश्चन दिया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सी बोथ, और डी नन। ऐसे क्वेश्चन में आंसर आएगा बोथ। आपसे पूछा जाए मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो दोनों में ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये बोथ है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए कि भाई वेल्थ और प्रॉफिट में से कोई एक चीज पूछ रहा है, ठीक है, तो वेल्थ और प्रॉफिट में से पहला कौन सा? तो वेल्थ, राइट। तो ऐसे पूछ लिया जाता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें से जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशो की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, डीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, डेट कवरेज रेशो किससे रिलेटेड है, ये रेशो वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर स्कोप में पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं वो तीन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फिनेंसिंग और डिविडेंड। तो आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से डिसीजन है, फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, तो यही याद रखने होते हैं। बताओ, इतने इजी इजी क्वेश्चन पर आप लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से आएगा, और डिविडेंड, डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत थ्योरी का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं खुद से। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वास्ट लेवल है, एक लिवरेज से क्वेश्चन आता है। अगर मैं अभी करवाने बैठूं तो ये टॉपिक पूरा हो ही नहीं पाएगा और आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो लिवरेज एक बार पढ़ के जाएं एक बारी, कि लिवरेज के कितने टाइप है। तीन टाइप होते हैं ना आप लोगों के लिवरेज के, मैं एक बार बता ही देती हूँ 2 मिनट के लिए। लीवरेज से क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइंड। इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कई बारी। देखो, मैं एक बारी बता ही देती हूँ कि लीवरेज से क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के टेट में, क्या पता भगवान ने चाहा तो आ ही जाए डायरेक्ट। टाइप्स के नाम मैंने बता दिए है ना आप लोगों को। तीन टाइप है, ऑपरेटिंग, फिनेंसिंग या फिनेंशियल भी बोल सकते हैं, फिनेंशियल और कंबाइंड। तो ऑपरेटिंग का फॉर्मूला होता है आप लोगों को, मैं बता देती हूँ। ऑपरेटिंग का फॉर्मूला करके जाना बेटा, आ जाता है कई बार क्वेश्चन ना इससे। तो कई बार क्या होता है, मैं करवाती हूँ रखा मिलता है। तो ऑपरेटिंग का फॉर्मूला होता है आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। रट जाना जिन्होंने ये टॉपिक कभी नहीं सुना है, कभी नहीं पढ़ा है, कोर्स वालों ने तो सुना है, मुझे पता है। ठीक है, और फिनेंसिंग का मतलब फिनेंशियल, ईबीआईटी, वो सॉरी बेटा उसमें मिल गया एक बार जाके, ईबीआईटी
EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT मतलब इंटरेस्ट बिफोर वो सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT मतलब इंटरेस्ट वो अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, और फिर कंबाइन, कंबाइन का फॉर्मूला क्या है? कंबाइन, तो इन दोनों को आपस में गुना कर लो। किस किस को? कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय EBIT, और इनकी इंटू कर लो, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो हमारा कंबाइंड आ जाएगा। तो EBIT से EBIT कट गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT किसका हो गया? कंबाइंड का फॉर्मूला हो गया। आई होप क्लियर है। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, इसलिए मैंने बताया है पोज करके। बल्कि मैं अभी फिलहाल तुम लोगों को पास होने के जुगाड़ बता रही हूँ, समझ रहे हो? जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद आ गया होगा, जिन्होंने क्लासेस पे प्रॉपर ध्यान दिया है। अब आप लोग सोचे पूरी साल नहीं पढ़े और अब एकदम से सब कुछ आ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं माय डियर। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को, मैं बोल रही हूँ अगर आप लोगों ने मेरी मैराथन सीरियसली लगाई है ना, कल अकाउंटेंसी की आएगी। आज जो BST में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था पहले वो करवा रही हूँ, फिर बचे हुए का भी करवा दूंगी मैं। राइट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से आप लोगों के स्टॉक एक्सचेंजेस की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे BSc की फुल फॉर्म, BSc कब आया, NSC कब आया, NSC की फुल फॉर्म ये कब आया, पढ़ लीजिए। OTECI की फुल फॉर्म, और ये कब आया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लिख लीजिए अभी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, और पता भी है तो भी कमेंट करिएगा। BSc कब आया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इन तीनों की। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग प्लीज। सेबी कब आया, सेबी का स्टैब्लिशमेंट ईयर, बहुत बच्चों को 1988 स्टैब्लिशमेंट ईयर है सेबी की। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट, और आया था ये 1988 में, इसका एक्ट आया था 1990 में। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग प्लीज मतलब ध्यान रखिएगा। सेबी एक्ट कब आया था और स्टैब्लिश कब हुआ था। बेटा थोड़ी सी मिस्टेक मैंने करी, देखिए मतलब गलत मत समझिएगा, 2 मिनट के लिए मैं भी इंसान ही हूँ। ये ना एक्ट आया 1992 में, है ना, 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 में तो एक्ट आया सेबी का। और स्टैब्लिश कब हुआ? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, 1988, तो ये तो स्टैब्लिश है। और एक्ट बाद में बना 1992 में। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेबी की फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर फंक्शन क्या क्या है सेबी के? रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव है, और डेवलपमेंट फंक्शन है। ये आप लोगों को पढ़ लेना है, इनको थोड़ा सा डिटेल चार्ट देख लेना जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है नोट्स में। मतलब आप लोगों ने पढ़ा है सारी चीज़ें, बस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी बस और बाकी इसका और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टार्ट में। हाँ, एक जो मार्केट है वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दो है। कैपिटल मार्केट जो पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट, जब एक बार कर चुकी होती है तो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। सेकेंडरी मार्केट के पार्ट है BSc, NSC, OTEC। जिसने नहीं पढ़ा अभी तक तो मैं बोलूँ सेबी की फुल फॉर्म, उसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर और उसका एक्ट ईयर, और इन तीनों की फुल फॉर्म और इनका एक्ट याद कर जाना, मतलब इनका हेडक्वार्टर और इनकी डेट, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये रट जाना। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये क्या है? ट्रेजरी बिल RBI इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। कमर्शियल पेपर ऐसे पेपर है जो कॉरपोरेट है वो यूज कर रहे होते हैं, जो इंटर कॉरपोरेट यानी कंपनीज के बीच में डील हो रही होती है। कॉल मनी आपस में इंटर बैंक कनेक्शन है, रातों रात किसी बैंक को जरूरत पड़ गई अचानक तो वो मंगवा रहा है पैसे दूसरे बैंक से। सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जब बैंक में पैसे जमा करते हैं जो आपको स्लिप मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, EIPOs की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इससे यहाँ से ये आता है, यानी आप मार्केट को दो भागों में बांटा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है इसके इंस्ट्रूमेंट, और कैपिटल मार्केट प्राइमरी सेकेंडरी दो है। ठीक है, जब न्यू इशू होता है तो उसे न्यू इशू यानी पहली बार इशू कर रही है तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को रिवीजन की तरह करवा रही हूँ। ठीक है, फिर आया आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन चीज ये है, 4 P's किसने दिया? मैकार्थी। 4 P's क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मैकार्थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिया है मैकार्थी ने। ठीक है,
आप लोगों से, और इसकी फिलोसफी से पूछ लिया जाता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे। सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई ध्यान ना दे, सिर्फ सेल पे ध्यान दे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर किंग समझे मार्केट का। सोसाइटी है, सोसाइटी को ध्यान में रख के काम करे। प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करे, जो बना दिया वो बिक जाएगा ये समझ के। वो क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को समझ लेना है बच्चों। आई होप मेरी जो ये मेहनत है, लास्ट की मेहनत, मैं बिल्कुल थकान और बिल्कुल मेडिकल और उससे सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और इस टाइम में आप लोगों की हेल्प, थोड़ी सी भी, इतनी भी हेल्प कर पा रही हूँ ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं सच बताऊँ आप लोगों को सारी चीज़ें, तो देखो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट सच बता रही हूँ मैं इस टाइम। मैं अगर आपकी हेल्प, आज मेरे लिए भी फेस्टिवल है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं शाम को सब छोड़ के और बैठ के तुम्हारे लिए ये सब बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को, जिस मंशा से मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों के लिए यूजफुल रहे मेरे प्यारे बच्चों। साइलेंट सेलमैन कौन होता है, कई बार ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साइलेंट सेलमैन, साइलेंट सेलमैन कौन है, तो वो है आप लोगों का लेबलिंग, ठीक है। ओ सॉरी 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 बेटा, गलती से मार्क हो गया। साइलेंट सेलमैन कौन है, पैकेजिंग, लेबलिंग नहीं, पैकेजिंग। सुंदर से पैक किया तो चीजें बिकेगी, ठीक है। पैकेजिंग क्या है, साइलेंट सेलमैन है आप लोगों को, तो ध्यान रखना है। बाकी हाँ 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 हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पैकेजिंग तीन तरह की होती है। प्राइमरी जो बिल्कुल नेसेसरी होती है, पैक पैक तीन तरीके से किया जाता है। देखो, एक तो वो कोलगेट की ट्यूब आती है, तो अगर वो ट्यूब नहीं आएगी तो कोलगेट डलेगी किसमें, तो वो प्राइमरी है, उसके बिना तो प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं। सेकेंडरी पैकेजिंग यानी उसका एक थोड़ा सा खोखा सा आता है ना, उस खोखे से में कोलगेट डली हुई आती है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, उसको अच्छा बनाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये बड़े बड़े बॉक्सेस कार्टून है ना, उनको ताकि इधर से उधर ले जाया जा सके। तो तीन तरह की पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। तो तीन तरह की पैकेजिंग होती है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या है, फोर पीस किसने दिया, और फोर पीस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कौन सा फोर पी है, कौन सा फोर पी नहीं है, यही क्वेश्चन में अटके पड़े हैं हमेशा, जो आप लोगों के एस्टेट वाले हैं। फिर आप लोगों को पूछा जाता है यहाँ से प्रमोशन मिक्स से, एडवर्टीजमेंट, सेल, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, इनमें से पूछ लिया जाता है। कौन सा पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल है। मतलब पर्सनल, देखो अमिताभ बच्चन जी टीवी पे आके कह रहे हैं बीकाजी भुजिया लो, तो वो पर्सनली थोड़ी कह रहे हैं, आपको सभी को कह रहे हैं। पेड फॉर्म में उनको पहले पैसे मिले हैं तब दे रहे हैं। आइडेंटिफाई कोई स्पॉन्सर जो आप पहले से जान रहे हैं, वो स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। तो वही है, ये एडवर्टाइजमेंट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का सेल प्रमोशन, मतलब जब रिबेट दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, रिफंड दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, कोई लकी ड्रॉ निकाल रहे हो, ये आप लोगों का सेल प्रमोशन है। पर्सनल सेलिंग, जब आप घर घर जाके सर्फ बेच रहे हो तो पर्सनल सेलिंग है। पब्लिक रिलेशनशिप क्या है, जो आप जानकारों को ही दे रहे हो, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्क लेटर, ये टूल्स हो गए इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रख अपना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग याद रखते हो, आपको पता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आप लोगों का। डायरेक्ट कौन सा है, जब आप डायरेक्टली डोर टू डोर सेलिंग, मेल ऑर्डर सेलिंग, डायरेक्टली आप कस्टमर से डील कर रहे हो। इनडायरेक्ट में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, यहाँ से पूछा जाता है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल में याद रखना है आप लोगों को। जब आप लोगों का 1 लेवल क्या, एक बंदा बीच में आता है, जब आप लोग बिल्कुल होलसेलर, होलसेलर से सीधा रिटेलर, सॉरी सॉरी, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, सॉरी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, और आप लोगों का, एक सेकंड में है ना, इसका एक चार्ट ही बनवा देती हूँ, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई 2 मिनट के लिए, ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं, तो एक सेकंड मैं बता ही देती हूँ। देखिए बच्चों, जब मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर पहुंच रहा है, तो वो तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। और जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक जना आ जाए तो 1 लेवल, एक जना कौन आएगा, रिटेलर आएगा, रिटेलर, तो इसे 1 लेवल हो गया। जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में दो लोग आ गए, कौन कौन, होलसेलर आ गए, होलसेलर आ गया और रिटेलर आ गया, तो इसे 2 लेवल, ये 1 लेवल हो गया, ये 2 लेवल हो गया। और 3 लेवल में कौन आ गया, जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर में तीन जने आ गए, एक तो एजेंट आ गया, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर, यहाँ एजेंट आ गया 3 लेवल, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब है आप लोगों का लास्ट स्लाइड बेटा, अब बिल्कुल मैं भी थक चुकी हूँ, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है आप लोगों की। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है भाई, ये भी तुम्हारे पेपर की जान है, बेशक बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आता है ना। तो आप लोगों को एक तो ना, ये वाली चीज़ ना, ये लेटेस्ट देख के जानी है, ये जो स्लाइड में है ये पुराना है,
ये लेटेस्ट देख लेना बेटा एक बारी, ठीक है। तो रिड्रेसल एजेंसी की जो वो है ना, ये कोई बच्चा मुझे लेटेस्ट बता देगा, ठीक है। लेटेस्ट बता देगा, या फिर कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें ये वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली स्लाइड है ना, ये कल की वीडियो में ले लूंगी, क्योंकि लेटेस्ट देख लूंगी एक बारी। मैं भी थोड़ा अभी थक गया है दिमाग, सही बताऊं तो अब बस मैं विदा लेना चाहूंगी, तो कल की वीडियो में करवा दूंगी जो आएगी ना मैराथन। नेक्स्ट बीएसटी की एक और बनेगी और एक अकाउंटेंसी की आएगी। तो मैं आपको 30 तक, चाहे मैं कैसे भी दूं, दिन रात एनी हाउ कैसे भी मैं करूं, आप लोगों का रिवीजन जरूर करवा दूंगी ऐसे ही। बस कैसा लगा बताना, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से करवाया है या नहीं करवाया बता देना। एक ऐसे ही एक बीएससी की एक और लेके आऊंगी, ये तो पार्ट 1 लगा लो आप, ठीक है। एक और लेके आऊंगी और एक अकाउंटेंसी की भी लेके आऊंगा ऐसे ही अच्छे से, जिसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ वही बता दूं, वही टॉपिक है ना। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। और ऑब्वियसली मैं लेकर ही आऊंगी, मैंने सोच लिया है कि मैं लेकर आऊंगी। बट फिर भी आप लोगों को मतलब मजे आए इस मैराथन वीडियो को देख के, क्या मेरा 1 घंटा वर्थ इट रहा या नहीं, मेरे बच्चों को बेनिफिट हुआ या नहीं, तो प्लीज मुझे रिप्लाई करें। कोर्स वाले बच्चे पर्सनली करें, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो वहाँ पे कमेंट भी करें बच्चों, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। वरना फिर मुझे लगेगा मेरा कोई बेनिफिट ही नहीं है, घंटा भर मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। ये 1 घंटे की रिकॉर्डेड है, सोचो मैंने बीच में पॉज भी लिया होगा, पानी भी पिया होगा, फिर भी मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा। तो आप लोगों के लिए मैं 2-3 घंटे से बैठी हूँ, बट वो घंटे भर की रिवीजन हुई है, क्योंकि पॉज भी करा है बीच में, समझ रहे हो। बीच में मुझसे पहले इस घंटे भर की वीडियो बनाने के लिए मैंने कंटेंट भी रेडी किया है, तो मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी आधा दिन चला गया आज। और सच बताऊं बेटा, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है अभी मेरे आसपास। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था ये टाइम निकालना, फिर भी आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के भरोसे ने ही ये काम करवाया मुझसे दोबारा रिवीजन, वरना मैंने सोचा नहीं था इस बार मैं करवा भी पाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, ठीक है बच्चों। हैप्पी हरियाली तीज वंस अगेन। मेरी आवाज़ के माध्यम से भी वैसे मैंने मैसेज किया था आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा, नेक्स्ट अकाउंटेंसी की लेकर आऊँगी, फिर भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही बना पाऊँ कल, है ना। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और मेरे को प्लीज़ कमेंट करिएगा बेटा, आपकी कमेंट ही मेरी मोटिवेशन पावर है, ठीक है। तो ओके बच्चों, जय श्री राम, हैप्पी तीज वंस अगेन। कैसी लगी प्लीज़ बताना, ओके, ठीक है। और पेपर के बाद तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ओके बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई थिंक मैं आप लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाई हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक लाइन में और बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जितने भी कोर्स वाले बच्चे मुझसे मिले हैं, मैं जानती हूँ ये जो आप लोगों का 2024 वाला पेपर नहीं हुआ, वो कैंसिल होते होते अब हो रहा है, काफ़ी बार डिले हुआ है, पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ रिवीजन बाकी है। तो ये रिवीजन मेरी वीडियोस दे देंगे आप लोगों को। अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, जो मेरे कोर्स में बच्चे रहे हैं और कंटिन्यूसली आप पढ़ा है, आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। बस आप लोगों को कॉन्फिडेंटली इन वीडियोस को सुन लेना और आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू एवरीवन, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा ध्यान से, और आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आराम से क्लियर होगा आपका टेट, और हम HPSC कोर्सेज में मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें आगे भी अपना पूरा सफ़र तय करना है, आप लोगों को पीजीटी टीचर बनना है, राइट। तो प्लीज़ आप देखिएगा और मेरे को बताइएगा कि कॉन्फिडेंस आया है या नहीं, स्पेसिफिकली कोर्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप मैं जिस मंशा से मैंने ये वीडियो बनाई है उसी मंशा से आपके पास पहुंच पाए। ओके बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।